स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के बारे में, उसके सोल्यूशन पढ़ने थे हम लोग को बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। आज मैंने आपसे कहा था 2 लेक्चर दूंगा। पहला लेक्चर, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड था मैट्रिक्स मेथड, दूसरा मेथड था आपके पास क्रैमर रूल या क्रैमर मेथड बोलते हैं। ठीक, तो पहला तो मैंने आपको जब समझाया तो आपको क्लियर किया था कैसे क्या क्या होता है, वैसे आज ये भी बता रहा हूं क्या है। तो यहाँ पर जरा देखिए पहले यहाँ पर बॉक्स में थोड़ा सा कि रूल क्या है, इसका वर्किंग रूल कैसे करना है। ये बहुत इजीएस्ट मेथड होता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आप लोग को 3 वेरिएबल्स की 3 वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कितने 3 है, अननोन कितने नंबर ऑफ अननोन 3 नंबर ऑफ अननोन है, इनको सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं। मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताया जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। एक क्वेश्चन बता भी दूंगा यहाँ पर आज, क्योंकि 2 क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, पूछेगा बस पूछेगा कंसिस्ट है इनकंसिस्ट है। आज मैं बता भी दूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मेथड बहुत बढ़िया है भाई। यही एक क्वेश्चन अगर ध्यान दे तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से लास्ट टाइम पे किया था मैंने, और नहीं भी किया था तो कर सकते हैं। दोनों तरफ से दोनों सोल्यूशन एक ही आंसर आएगा। अब बात आती है सर यूज कौन सा करें मेथड, तो पहले तो मेथड बता दे फिर आपको बताएंगे कौन सा यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो। ठीक, तो पहले रूल देखो, क्रैमर रूल क्या होता है। क्रैमर रूल कहता है जो इक्वेशन दी गई है उसको आप इन इक्वेशनों को, ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट दिया है एक्स और वाई जेड के, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो इस बार। तो सबसे पहला क्या, एक डी मैट्रिक्स, सबसे पहला स्टेप बोलता है कि क्या कहते हैं डिटरमाइन करेंगे, या डिटरमाइन नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, मेकिंग अ डिटरमिनेंट। ठीक है, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे डी नाम की, किससे बनाएंगे, इन इक्वेशनों को लेकर। ठीक, बना लेंगे। उसके बाद सेकंड रूल बोलता है कि आपको फिर क्या करना है, फाइंड dx, dy, dz। अब ये dx, dy, dz क्या होता है, देखो सफिक्स में dz है। ठीक है, अभी बताएंगे आपको, अभी हम कराते हैं। फिर थर्ड नंबर बोलता है, अब आपको यहां से वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई जेड की, तो होता है x इक्वल टू होता है बेटा d अपॉन dx, सॉरी dx अपॉन d। ठीक, y इक्वल टू dy अपॉन d एंड z इक्वल टू dz अपॉन d। ये z का मतलब यहां पर सफिक्स में। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 आपके पास डिटरमिनेंट दी गई, एक कोई दिया एक क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, डिटरमिनेंट बना लिया, मेकिंग अ डिटरमिनेंट, ठीक, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सेकंड नंबर, फाइंड dx, dy एंड dz। अभी dx, dy, dz कैसे फाइंड करते हैं बताएं, अभी बताते हैं, करके दिखाएंगे तब ज्यादा समझ आएगा। अगेन लास्ट स्टेप ये होता है, x की वैल्यू निकालनी है dx अपॉन d, y की वैल्यू dy अपॉन d एंड z की वैल्यू dz अपॉन d। ठीक, अब यहां पे थोड़ा नोट जरा देखो, एक बार देखो, नोट पॉइंट जरा देखना सर, ये यहां पर चीजें क्लियर करो थोड़ा सा। नोट पॉइंट यहाँ पे 2 नोट पॉइंट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ मान लीजिए d इक्वल टू 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 तो वैल्यू निकल आएगी। पहली बात होता है इफ d नॉट इक्वल टू 0 तो वैल्यू तो फाइंड होने वाली है। ठीक है, निकल आएंगे तो सारी वैल्यूज निकलेंगी। अगर अपॉन में 0 हो जाएगा तो कंसिस्ट, सॉरी अपॉन में 0 तो इंफिनिटी होता है, वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी। ये तो 0 नहीं होना चाहिए, आपको मालूम है ये बात। ठीक है, तो d 0 अगर हो जाएगा काम नहीं बनेगा। अगर मान लो किसी कारण से अगर फर्स्ट नंबर केस में d इक्वल टू 0 हो जाता है, d 0 पॉसिबल है, तो नो सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं होगा। अगर हल होगा भी शायद कोई हल नहीं भी होगा, और बहुत सारे हल हो भी सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक, अब बात यहां पर यह आती कैसे। अब हम यहां अगर बता दें कि बहुत सारे सोल्यूशन होंगे भी नहीं भी होंगे ऐसे, तो आपको कंडीशन यहां नहीं है क्या इसमें नो सोल्यूशन बनेगा, इसमें दोनों चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक, तो ये इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन करने की जरूरत है। ये इतना ज्यादा आपके इस सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। ठीक, और ज्यादा अगर डीपली जाना चाहें तो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ये भी क्लियर है। d इक्वल टू 0 अगर हो गया तो यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 0, क्या आपको x y की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो क्या होगा, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बनती है कि क्या अगर d 0 है तो क्या जरूरी है ऐसा कुछ हो जाए कि dx, dy और dz भी 0 हो सकते हैं, dx, dy, dz। ठीक है, dx, dy और dz भी 0 हो सकते हैं।
तो यहां पर ये दो कंडीशन बनती है, यहां पर कैसे, तो ये बताता है ये सोल्यूशन कंडीशन कैसे बनेगी और ये कंडीशन कैसे बनेगी। अच्छा एक बात देखना, ये इसी में इफ सबसे पहला काम, इफ मान लीजिए डी बराबर 0 हो जाए, ठीक, डी बराबर 0, बट नहीं लिखना dx एंड कोई दो, या तो ये कोई दो, dx एंड dy नॉट, dx और dy क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, ये 0 हो जाए तो यहां पर क्या होगा, नो सोल्यूशन। ये बात ध्यान रखना, कोई सोल्यूशन तो नहीं बनेगा। dx एंड dy दो ही 0 हो जाए, अब देखो ये 0, अब ये तो इन्फिनिटी, तो आंसर तो आने वाला नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन सेकेंड नंबर इसमें d इक्वल टू 0 एंड dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz, ये तीनों 0 हो जाए, ये 0 हो और साथ में ये भी 0 हो जाए, सब 0 हो जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। तो ये बात आपके कान में तुरंत क्लियर होनी चाहिए। ये बात आपको, मैंने आपको बताया था कंसिस्ट सोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा कौन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और मैंने कहा था इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, नो सोल्यूशन। दो प्रकार से बन सकता है, कैसे हो सकता है, अगर वो क्या हो, d बराबर 0 तो हो, बट dx एंड dy नॉट इक्वल टू 0 हो, कोई दो वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो वहां सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन। अगर तीनों 0 हो जाए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन हमने आपसे बोला ना, आपको शायद ये सब काम आपके इंटर लेवल में कम काम आए, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया, ठीक, क्या करें, आपको समझना शुरू करें। ये मैंने जो बताया बहुत इजी है, बहुत सरल है, मजा आ जाएगा करने में, खुद कहोगे हाँ सर मजा आ गया। अब बताओ, ये पहला काम मैंने क्या बताया था, मेकिंग का डिटरमिनेंट डी। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट डी निकालिए। हाँ एक बताओ, आप लोग दोस्तों के सर मेरी बुक में डेल्टा लिखा हुआ है, किसी बुक में डेल्टा लिखा होता है, किसी बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, डी को ही डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, सोल्यूशन बोलते हैं। डी इक्वल टू देखिएगा, ये इसको डिटरमिनेंट बना दें यहाँ पर, ये हो गया 1 3 1 2 -1 3 1 -2 एंड 5। देखो डिटरमिनेंट सिंबल ये होता है, हो गया। आप पहले डी को सॉल्व कर लो, डी को सॉल्व करते हैं, हमें आता है सॉल्व करना, हमें तो भाई आता है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है, ये गया ये गया ये गया ये गया, 5 बन जा 5 -5, बीच में -6 +6 हो गया, -3 दिस एंड दिस, 5 2 10 -3 +1 दिस एंड दिस, -4 बीच में -1 होता है, +1 हो गया, ठीक है। ये 1 लिया, इसके परपेंडिकुलर ये गया ये गया ये गया ये गया, तो ये बचा, इसका मल्टीप्लाई यहां -1, बीच में माइनस आप समझ सकते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसका -6 था तो +6 हो जाएगा, ठीक। ऐसे अभी मतलब क्या कर देंगे अलग से, ये क्या हुआ आपका, देखो +1 बचा, मल्टीप्लाई यहां करो, ये 7 आ गया, 7 3 जा 21 हो गया, क्लियर हो गया। ये कितना आएगा, 3 -3 का मल्टीप्लाई इसमें तो -3 हो गया। अगर थोड़ा ऐड करो कितना हो गया, -3 ये 1 -24 और माइनस का 23। एनी प्रॉब्लम गाइस, ये कंफर्म हो गया। अब यहां से आप डी कर निकाल, ठीक। अब यहां पर क्लियर करना से आता है ना, फाइंड dx dy एंड dz। अरे बहुत इजी है, अब लिखो dx लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात, ये किसका एलिमेंट का कोफिशिएंट होता है, x का। देखो ये किसका कोफिशिएंट होता है, x का। ये किसका होता है, हम dx की बात कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट को बिल्कुल ऐसे हाइड कर लो। हमने हाइड कर लिया है, छुपा लिया। इसके अलावा जो बच्चे उसको नोट कर दो, इनको छोड़ दिया, इस गैप को छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये 3 लिखा, -1 -2 1 3 एंड 5, ठीक। ये जो गैप छोड़ा है इसको हम लोग फिल करेंगे, ये जो हमें बेस दिया गया था 5 4 4, बस हो गया। अगर x की बात कर रहा है तो x के रिप्लेस पर ये लिख रहे हैं, जहां पर x के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं या x के कोफिशिएंट फुलफिल किए जाते हैं, ऑक्युपाइड होते हैं। और अगर y की बात करेगा तो y पे लिखेंगे, z की बात करेगा तो z पे लिखेंगे, बस हो गया रूल। मैंने क्या बताया, फिर सुनो, मैंने बताया कि सबसे पहला काम आपने डिटरमिनेंट बनाया डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट बनाने के बाद आपने सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन आपका हो गया। dx फाइंड करना है, dx का मीन होता है डिटरमिनेंट बनानी है x की, ये dx का मीन होता है x के वेरिएबल को छोड़ दो, एक्सेप्ट x के कोफिशिएंट को छोड़ दिया जाए, इतने वेरिएबल x के उनके कोफिशिएंट को
एक्सेप्ट कर दिया जाए 1 2 1 को यहां पे छोड़ दिया और इसके स्थान पे क्या लिख दिया 5 4 एंड 4। आंसर कर दूंगा 5 4 एंड 4। अब निकाल दो, सॉल्व निकालो कितना है। तो सबसे पहला 5 लिखा, ये देखो माइनस का 5 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 3 दिस एंड दिस दिस एंड दिस 20 माइनस 12 दिस एंड दिस एंड दिस प्लस 1 माइनस 8 बीच में माइनस प्लस 4 ठीक इक्वल टू यह क्या माइनस होना चाहिए माइनस मिल रहा है 5 में तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये क्या बचा हमारा देखिए बेटा बोलो 8 8 24 हो गया माइनस का 24 हो गया। ये वाली क्या चाहिए माइनस का 4 तो यहां माइनस का 4 हो गया। बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। ये देखिए क्वेश्चन जरा देख लीजिए यहाँ जो वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ माइनस में बची वैल्यू तो माइनस 5 हो गया। यहाँ क्या बचा आपके पास देखो 8 बचा 8 यहाँ से हो गया। यहाँ वाली क्या बचा आपके पास माइनस का 4 बचा तो लिख दिया यहाँ पर दैट कितना हुआ 28। यहाँ वाली कितनी आई 28 और 28 माइनस 5 कितना माइनस का 20 माइनस 24 माइनस 28 माइनस का 33 हो गया। ये देखने की क्वेश्चन कुछ सही किया है गलत तो नहीं है कुछ ध्यान रखिएगा ठीक। अब यहां से अपन निकालेंगे dx dy। हाँ ठीक dy निकालते हैं। अरे ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जब ऐड किया तो माइनस 5 प्लस 6 क्या होता है प्लस का 1 होता है तो प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 आ जाएगा ये 23 आएगा ठीक बेटा तो 23 हो गया। अब यहाँ पे देखो dy निकालते हैं। अब dy के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर तो y के जितने भी कोफिशिएंट उनको छोड़ दिया। देखो ये y वाला ये था हटा ये लिखा 1 2 1 यहाँ क्या लिखा जहां y था वहां पे क्या लिखना होता है ये 5 4 4 1 3 एंड 5 डन हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं फिर से सॉल्व करते हैं इसको रफ कर दें क्या यहाँ से ठीक है। अभी देखिएगा 1 किया यहाँ से ये गया ये गया ये गया ये गया 20 माइनस 12 ये माइनस का 5 ये गया ये 10 माइनस 3 प्लस 1 ये गया 8 माइनस 4 करो मल्टीप्लाई यहाँ कितना आया 8 आया ये 8 आ गया। ये कितना 7 बचा 7 बचा 7 5 जा 35 माइनस का 35 हो गया। ये क्या हो ये जो 4 बचा प्लस का 4 हो गया। अब बताओ कितना हो गया 8 4 12 35 से 12 गया 23 कितना हुआ 23 बचा माइनस का 23 हो गया। एक काम करो आप लोग पॉज कर लो पहले इसको राइट डाउन कर लो तो हम आगे बता देंगे वरना बता नहीं पाएंगे। हाँ तो बच्चों डिवाइड का फाइनल कर लिया। अब dz फिर वही काम z के जितने भी कोफिशिएंट उनको आराम से छोड़ दो। क्या था वैल्यू बताइए 1 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 और इसको छोड़ के भर दिया 5 4 एंड 4। ये देखिए हो गया सॉल्व। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये देखिए 1 ये गया 4 बन जा 4 बीच में माइनस 4 दुनिया 8 प्लस का 8 हो गया माइनस 3 दिस एंड दिस प्लस माइनस होता है दिस एंड दिस 4 2 जा 8 माइनस 4 डन हो गया प्लस 5 दिस एंड दिस माइनस 4 बीच में माइनस तो प्लस का 1 हो गया। करो भाई ये 4 बचा 4 ये 4 बचा 4 और 4 3 जा 12 ठीक। ये था कितना बचा माइनस 3 और 5 माइनस का 15 और माइनस 15 27 और 4 माइनस 23 आ गया आया सारी वैल्यू निकाल दिया। अब आपको क्या करना x की अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू बेटा dx अपॉन dy इक्वल टू dy अपॉन d एंड z इक्वल टू z अपॉन पुट द वैल्यू dx dy एंड dz आल्सो d इसकी वैल्यू माइनस 27 अप 23 अपॉन x की वैल्यू बेटा 1 y की वैल्यू माइनस 23 अपॉन 23 फाइंड एंड y की वैल्यू 1 z इक्वल टू माइनस 23 अपॉन 23 कैंसिल आउट z की वैल्यू बेटा 1 आ गया सर। अब एक बात बताते हैं कितना इजी मेथड है। क्या किया एक आप 3 लीनियर इक्वेशन उनको आपने डिटरमिनेंट के फॉर्म में बना लिया देन dx dy एंड dz फाइंड आउट कर लिया
डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया, कर लूंगा। अब इसी क्वेश्चन को कल जब मैंने किया था मैट्रिक्स मेथड से तो आपने कर लिया। अब सर क्लियर ये बता दीजिए कि सर कौन सा मेथड यूज करना है। अगर आपके पेपर में एग्जाम में आपसे खुद बोलता है, साफ साफ आइडेंटिफाई करता है, कहता है वहां पर बोला गया है एक्सप्लेन कर रहा है क्रैमर रूल से करिए, कोई बात नहीं, क्रैमर रूल करिए। मैट्रिक्स रूल से करिए तो मैट्रिक्स रूल से करना, और कुछ भी नहीं बोल रहा, सिर्फ बोल रहा सॉल्व इट, तो फिर आपको जो मन कर लीजिए, चाहे मैट्रिक्स रूल से कर दीजिए या क्रैमर रूल से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेथड सबसे बढ़िया था। अब मैंने एक क्वेश्चन बताया, मैं बार बार नहीं बताऊं, ठीक है? एक क्वेश्चन से आपके सारे काम हो गए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, तो अब यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सर बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है? सॉल्व इट बाय यूजिंग क्रैमर रूल। और यहां पर ये भी बोल रहा है अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं हो रहा है तो बताइए क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है कि इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, कैसे, तो करके दिखाते हैं। हम कोई यूज नहीं करेंगे मैट्रिक्स मेथड, सिर्फ यह यूज करेंगे क्रैमर रूल। चलिए सबसे पहला काम क्या करते थे, ये देखिए आपकी दो वेरिएबल वाले हैं, दो वेरिएबल तो दो लीनियर इक्वेशन, ज्यादा बड़ी नहीं है। और मैंने आपसे बार बार बताया है कभी ऐसा होगा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके दो वेरिएबल और तीन इक्वेशन दी गई, कभी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिटरमिनेंट जब पढ़ाने से पहले मैंने बताया था आपको ये बात कि डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोस और कॉलम बराबर, जितने भी रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, मतलब रो वाली 1 2 3, देन कॉलम भी 1 2 एंड 3, रो 1 2 कॉलम 1 एंड 2, ये बात ध्यान रखिए। चलिए तो पहले डी बनाते हैं, ठीक है? प्रिपेयरिंग डी, क्या हो गया 4 6 12 एंड 8, बहुत अच्छी बात है ना। सॉल्व वगैरह कितना आ गया, ये कितना आया फिर, अब अच्छा समझिएगा ये क्या लिखा वापस 4 6 18 है, 18 होगा, ठीक? 18 4 जा 72, 12 6 जा, ठीक है, ऐसे माइनस ऐसे 72, देखो डी की वैल्यू 0 आ गई 0। दो कंडीशनें आपके अप्लाई होने वाली हैं, इफ डी बराबर 0 तो दो होते हैं नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब डिपेंड करता है नो सोल्यूशन कब होते थे, नो सोल्यूशन कब था, जब हम लोग के पास dx या dy कम से कम किसी एक की, मैंने बोला dx dy नॉट इक्वल टू 0, कोई एक 0 हो, बस कम से कम एक 0 हो जाए, कम से कम एक, और एक ना कम से कम एक वैल्यू 0 हो, सब ना मतलब एक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। भाई हमने बोला 3 होती हैं, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू 0, तो कंफर्म होगा dx 0 होगा, तभी तो मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। dx dy नॉट इक्वल टू 0 का मीन क्या है कि ये 0 के बराबर नहीं है, वैल्यू -1 है, 2 है, 3 है, 10 कुछ भी है, लेकिन बचा कौन सा dz, वो कंफर्म 0 होगा, एक कम से कम एक वैल्यू 0, अगर एक ऐसा काम बन गया तो काम बन गया, ठीक है? अब हम लोग क्या 0 दिख गया तो ये दिखा दें, या तो किस कम से कम एक वैल्यू ना के बराबर दिखा दे 0 के बराबर, तो भी काम बन जाएगा आपके पास। अगर एक भी वैल्यू ना के बराबर 0 हो गई, एक भी वैल्यू डी बराबर होती है तभी तो होता है, तो अब अगर निकाले देखते हैं dx क्या है। dx मैंने आपसे बोला dx में क्या करते हैं, x वाले में x के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं 14 एंड 32, और ये क्या बचा आपके पास 6 और 18, देखो हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक? अब कैसे करा देखो, तो मल्टीप्लाई करो 18 का मल्टीप्लाई 14 में, तो 18 इंटू 14 क्या हो गया 18 चौक 72, 80 लगा 7, 18 7 कितना हो गया 256, हो गया, हो गया 252 माइनस इसका मतलब यहां करो तो 6 दूनी 12, 36 का 18, 192, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 18 चौक 72 था तो 2 आ गया, 7 आ गया, 18, हाँ हो गया वैल्यू। तो यहां की वैल्यू सॉल्व करो कितनी आएगी 252 192, 0 15 में 4 हो गया वैल्यू, तो 40 आ गया। अब dx की जो वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू 0 आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है? अब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मैंने आपसे कहा अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 आ जाए और डी के 0 हो जाएगा, एक काम करते हैं, चलो आप एक काम को डिवाइड निकाल लो, चलो देखते क्या आता है डिवाइड, ठीक है? आपका मन आप डिवाइड निकाल देखते हैं आपको। तो यहां पर क्या किया 4 12 और इसके स्थान पे ये लिख दिया 14 और 32 करो तो देखते कितना है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12,
मल्टीप्लाई करा 14 इंटू 12 का 48 80 का 4 12 का नंबर 12 4 168 आएगी नहीं है, ठीक है। तो 168 अगर ध्यान दिया जाए तो वैल्यू माइनस का 48 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 क्या हो रही है, यहां पर डबल हो गया, क्या 60 होगा, यहाँ 60 होगा नीचे यहां पर, अरे हाँ 60 14 कर दिया, चलो 60 हो। देखो dx और dy दोनों को नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब जब हम लोग x की वैल्यू निकालते थे, देखो मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, dx अपॉन d y इक्वल टू dy अपॉन d, ये कुछ भी नहीं वैल्यू है, ये 0 है, इन्फिनिटी आता है। मैंने आपको बताया था कि v की वैल्यू 0 हो और साथ में इनके अलावा जो वैल्यू बची है dx dy dz, इसमें से कोई दो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो या तीसरी वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 हो या हो जाए कम से कम 0, तो वो कैसा सोल्यूशन लगती है, नो सोल्यूशन। आपको मैंने बताया नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होंगे इसके। अगर कोई नो सोल्यूशन है तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, असंगत निकाय होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, असंगत। अभी रुक जाओ क्वेश्चन, अभी यहां पर हम लोग करेंगे बाद में आराम से, ठीक। ये हो गया सर, ये भी क्वेश्चन बता दो एक साथ तो और क्लियर हो जाए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, डी लिखा आपने, ये लिखा 1 2 1 2, जस्ट सॉल्व कितना होगा 2 माइनस 2, डी के पास क्या है 0, ठीक। अभी आपको डी के 0 है तो अभी आपको कुछ और करना है, मतलब सर यहां पर भी नो सोल्यूशन हो सकता है, नहीं अभी मत बताना, अभी आप नहीं कह सकते हो कि नो सोल्यूशन होगा जब तक आप डीएक्स डिवाइड नहीं निकालते हो। अब आपने पहले डीएक्स निकाल लिया, 1 2 गया, क्या आ गया 5 और 10 आ गया, और 1 और 2 क्रॉस और कितना आ गया 10 माइनस 2 तो 0 हो गया। जब डिवाइड निकालो कितना होगा, हर तरफ से निकालो सब 0 आएगा, ये भी 0 आ गया। और मैंने बताया था इफ d इक्वल टू 0 एंड dx dy dz सभी 0 आ जाए तो सोल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, अनेक हल है, बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी इसकी। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, अनेक हल है, अनेक हल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर मान लो कंपटीशन कोई होता है ना तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो वो दोनों में 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है सिस्टम, नो सोल्यूशन, बट यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट। अब इनकी ट्रिक भी होती है करने की, देखो यहाँ पे ध्यान दो इनका रेशियो सबके सेम होते हैं, अगर यहाँ का रेशियो सेम हो जाए, मैं आपको अगर बताऊं जब कभी कोई बच्चों को क्रैक करने के लिए पेपर एग्जाम के लिए होता है तो उनके लिए मैं अलग से पढ़ाता हूं उनके लिए, तो उनको जब बता रहा होता है जैसे एयरफोर्स या नेवी जब एग्जाम होते हैं तो उनको भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको मैं ऐसे नहीं बताते, वहां उनको वहां पर अलग तरीके से बताया जाता है। आपके एग्जाम में पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा तब आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन उनके में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर जब बताना होता है तो वहां मैं बताता हूँ, वहां पर उनको थोड़ा ट्रिक से बताता हूँ, तो वहां पर एक कंडीशन यहाँ पर आती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये देखो यहाँ रेशियो सेम हो जा सकती है, देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 का रेशियो सेम हो जाए, देखो 1/2 1/2 5/10 1/2, तो रेशियो सेम है, ये सेम है, अगर सेम हो जाए तो क्या सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और अगर यही चीजें अगर कैसी हो जाए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, क्या हो जाए a1 अपॉन a2, देखो 4/12 6/12 देखना 4/12 6/18, मतलब यहाँ सॉल्व करो तो 1/3 बट c के वैल्यू बराबर नहीं होगी 14/32। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर कभी ऐसी हो जाती है इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन। क्या होता है, ये कंडीशन क्या शो करता है, नो सोल्यूशन। इसके बारे में आपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे से चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, सीबीएसई बोर्ड में आपने पढ़ा है, और मैं अगर आपको नहीं आता है चीज तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हो, मेरी वीडियो में जाके ध्यान अच्छे से हाई स्कूल की मेरी प्लेलिस्ट में जाना, आप हाई स्कूल की वीडियो में पढ़ लेना, लेक्चर में जाके मैंने वहां पढ़ाया है बच्चों को अच्छे से, वहां पर वही चीजें यहाँ पर है, पर फर्क इतना होता है कि आप क्वेश्चन करने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन वहां ये क्वेश्चन को हम 2 वेरिएबल्स में ही करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और आपने पढ़ भी लिया होगा। आराम से घर पे सवाल लगाइएगा,
यहाँ से आपका डिटरमिनेंट भी पूरा खत्म हो गया, सारी चीजें मैंने खत्म कर दी है। अब न्यू चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट वीडियो से आपके पास आएगी इंटीग्रेशन, और अच्छे से पढ़ाएंगे। लंबे चैप्टर्स हैं, एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का रूप लेके चलेंगे कि जिस हिसाब से होता है। हाँ, क्वेश्चन लेकिन अपने लेके चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चन कम हो रहे हैं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्वेश्चन मैं अपने आर्टिकल से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये लेके चलेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे आता है तो एक रूल लेके चलाऊंगा कि यहाँ पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर इस तरह सब बताऊंगा, और क्वेश्चन भी दूंगा। अगर जैसे डिफरेंशियल में क्वेश्चन देता था 5-5, बस यहाँ भी दूंगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड चलिए कल मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। स्टे होम स्टे सेफ।